सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट कोशिश ही ना करे ये तो गलत बात है। मार्क्स मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट कोशिश ही ना करे ये तो गलत बात है ना बच्चों। कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए, बिना कोशिश के हमें सक्सेस नहीं मिलता बच्चों। और इसी कोशिश के साथ आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिनों से हमारे 12th क्लास के लेक्चर्स लगातार चलते आ रहे हैं। हर एक चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो भी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। चैनल पे सभी वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। होप सो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो बच्चों, पार्ट 2 आज मैं लेके आई हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं, वेव ऑप्टिक्स का ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने अपलोड करके रखा है। बट बच्चों, आप लोगों को पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको। और जितना आप अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे प्रीलियम्स आ रहे, मैम हमें प्रीलियम्स के लिए पढ़ना है तो सारे टॉपिक्स अवेलेबल करके दो। बच्चों, वैसे देखा जाए तो टोटल 16 चैप्टर्स है। तो आप क्या करो, आपके कॉलेज के अगर 2 प्रीलियम्स होती है, 3 प्रीलियम्स होती है, आपकी सारी पढ़ाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, एक प्रीलियम के लिए टारगेट सेट करके जाओ कि इस प्रीलियम के लिए मैं इतने चैप्टर्स करके जाने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रीलियम में आगे और चैप्टर्स ऐड करो, और सबसे ज़्यादा पहले वो चैप्टर्स करो जिनका वेटेज मैक्सिमम है। अभी हमारे पार्ट 1 के जो चैप्टर्स है उनके बहुत सारे चैप्टर्स का वेटेज 7 मार्क्स का है। तो आप उतने 7 मार्क्स के चैप्टर भी सेट करके गए, अच्छे से पढ़ के गए, तो भी आपको बहुत अच्छे से पेपर लिख के आएगा। तो आप क्या करो, जो मैक्सिमम वेटेज के चैप्टर्स है वो पहली प्रीलियम में करके जाओ, नेक्स्ट प्रीलियम में उसके आगे के चैप्टर्स करके जाओ, और ऐसे करते करते फिर सारे चैप्टर्स हो जाएंगे आपके। तो ऐसे अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश करते रहनी है। एक बात याद रखो बच्चों, क्या है, अगर आपको एक पक्का खिलाड़ी बनना है ना किसी भी फील्ड का, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के मार्क्स आ जाए ये तो कभी हो नहीं सकता, चाहे कौन सी भी फील्ड हो। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है, कोशिश तो करनी ही पड़ती है। और जितना बड़ा आपका टारगेट रहेगा उतनी ज़्यादा कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको 80% लाने हैं तो उस लेवल का पढ़ाई आपको करना है, 90% लाने हैं तो उस लेवल का पढ़ाई करना है, और अगर 40% लाने हैं तो मस्त सोते रहो, टेंशन ही नहीं, पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जितने ज़्यादा मार्क्स अगर आपको चाहिए होंगे उतनी ज़्यादा पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, और उस हिसाब से पढ़ोगे। जो मेथड है आपकी पढ़ाई की वो एक प्रॉपर मेथड रखो। उसके लिए आपको क्या करना है मैंने बताया है। उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक घंटे में आपने जो पढ़ा उसको चेक करना है, दूसरे दिन भी चेक करो, क्वेश्चंस खुद को पूछो। अगर उसका आंसर आपको आ रहा है इसका मतलब आप प्रॉपर मेथड से पढ़ रहे हो। बट अगर आपको उसका आंसर लिखते नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें हमारी पढ़ाई की मेथड चेंज करनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों आज के लेक्चर की तरफ। वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2 आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उसको पहले मैं आपको बता दूं कि पवन बाग एकेडमी का ऐप भी है बच्चों, इसको जरूर डाउनलोड करें, इसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आज हम लोग लाइट एज अ वेव ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, जो इसके पहले हमने पढ़ा था, क्या आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है? उसको ज़रूर देखो बच्चों। उसमें मैंने पूरा बेसिक जो है वेव ऑप्टिक्स का वो मैंने पढ़ाया है। तो आज का लेक्चर भी एक थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है। इस चैप्टर में वैसे देखा जाए तो डेरिवेशंस बहुत कम है बच्चों, ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है, लेकिन चैप्टर का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स है, और इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। बहुत सारे बच्चों को वेव ऑप्टिक्स नाम सुनते ही बहुत टेंशन आता है कि ये चैप्टर कैसे पढ़े। लेकिन बच्चों आपको एक बात बताओ, पार्ट 1 में सबसे सिंपल चैप्टर वेव ऑप्टिक्स है, सबसे ज़्यादा थियरी है, 1-2 ही डेरिवेशंस ही नहीं है इस चैप्टर में, बस एक डेरिवेशन बड़ा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, बस उतना ही डेरिवेशन बड़ा है, बाकी इस चैप्टर में बड़े डेरिवेशंस ही नहीं है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है,
इसलिए थियरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और थियरी तो पढ़ना मतलब इतना कुछ मुश्किल काम नहीं लगता मुझे। थियरी हम आसानी से पढ़ लेंगे तो आसानी से उसके आंसर्स भी दे सकते, बस पढ़ते वक्त उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ो तो अच्छे से आएगा, ठीक है। तो बच्चों, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ पार्ट 1 को। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, लाइट का नेचर मैंने एक्सप्लेन किया है। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इसके अलग अलग फेनोमेनॉन दिए थे लाइट से रिलेटेड, कि लाइट एग्जैक्टली है क्या। तो न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल नेचर होता है, जिसको उन्होंने कार्पुस्कल्स नाम दिया था। और हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि लाइट जो है एक वेव नेचर होता है। तो लाइट का पार्टिकल नेचर और एक थियरी न्यूटन सर ने गलत दी थी, वो कौन सी थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम जो है वो कम होती है एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम ज़्यादा होती है। मतलब लाइट का जो स्पीड है वो एयर में कम रहेगा, वही लाइट का स्पीड ग्लास में ज़्यादा रहेगा, ऐसे उन्होंने बोला था। लेकिन हमें पता है कि लाइट का जो स्पीड होता है, मतलब मान लो बहुत रश है, रश जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या गाड़ी हम लोग तेज चलाते हैं, नहीं ना, तो गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं। इसका मतलब जहाँ पे रश रहेगी वहाँ लाइट धीरे धीरे चलेगा, जैसे कि डेंसर मीडियम मतलब ग्लास में डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब लाइट धीरे धीरे चलेगा। तो न्यूटन सर ने वो गलत थ्योरी दी थी, तो उसकी वजह से उनकी थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क लगा, है ना। तो उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजेंस। तो हाइजेंस सर ने उसको कहा कि लाइट जो है एक वेव नेचर होता है, और वो उन्होंने प्रूव भी करके बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम ज़्यादा होती है वाइल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम कम होती है। ये सब कुछ उन्होंने अच्छे से प्रूफ के साथ दिया है। और ये सारे प्रूफ्स, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स मतलब लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो ये वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम हाइजेंस की थ्योरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें हो चुकी है बच्चों, डिटेल में मैंने बताया है सारे न्यूटन्स के पोस्टुलेट्स वगैरह, उनके ड्रॉबैक्स वगैरह, सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई है। अच्छे से उनको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सो इट्स बेटर कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अभी आगे जो है, अभी आज के लेक्चर में हम लोग हाइजेंस की जो वेव थ्योरी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, और वेव थ्योरी से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हाइजेंस ने जो बताए थे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने जो प्रूफ्स दिए हैं, रिफ्लेक्शन का प्रूफ दिया था, रिफ्रैक्शन का प्रूफ दिया था, वेलोसिटी डेंसर में कम होती है, रेयरर में ज़्यादा होती है, उसका प्रूफ दिया है। तो ये सारी बातें, सारे प्रूफ्स, इंटरफेरेंस का प्रूफ, डिफ्रैक्शन फेनोमेनॉन, ये सारे कंसेप्ट्स उन्होंने बहुत अच्छे से दिए हैं बच्चों। तो ये सारे कंसेप्ट 1 बाय 1 हम इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, कोशिश जारी रखते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी रखनी है। कोशिश करोगे तो एक दो चीजें होगी बच्चों, कोशिश करोगे तो एक तो मंजिल मिलेगी, और अगर नहीं मंजिल मिली तो सीख तो जरूर मिलेगी। उससे हम लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे बच्चों। मतलब हर एक इंसान का वही है, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज से जो सीखने को मिलता है ना बच्चों, वो आगे कहीं ना कहीं हमें काम आता है। और बहुत बार क्या होता है पता है क्या, हम इस काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब ये मुझे चाहिए, इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट हमें वो मिलता ही नहीं। तो इसका मतलब समझ लो वो रास्ता आपके लिए बंद हो गया, इसका मतलब कोई दूसरा बड़ा डोर आपके लिए खुल गया है। आप किसी और चीज के लिए बने हो, उसके लिए नहीं बने। तो वो दूसरी चीज क्या है वो आपको जरूर मिलती है बच्चों, और वो जो हमने ये काम करते करते पढ़ा है ना, जो सीखा है ना, वो वहां पे अप्लाई होता है। इसीलिए बोला जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कोशिश करते रहनी है बच्चों, मंजिल मिले ना मिले। तो इसी कोशिश को जारी रखते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं लाइट एज अ वेव। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइजेंस सर ने कहा था कि लाइट एक वेव नेचर का होता है, तो ये लाइट वेव नेचर का है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की, वो हम लोग देखेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग हाइजेंस ने जो फेनोमेनॉन बताए थे, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट बताई थी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो लाइट एज अ वेव, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एज अ वेव। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज
एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ाई कर चुके हैं बच्चों। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और मैंने क्या बताया आपको कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, और एक बात, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सन से अर्थ तक लाइट आ रहा है, बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, मतलब वैक्यूम जो है बीच में, वहां पे किसी मटेरियल मीडियम की वहां पे जरूरत नहीं है बच्चों। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये आती है, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड any material medium, does not required any material medium to travel। जैसे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, बट यहाँ पे लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग एन से डिनोट करते हैं, है ना। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a material medium, refractive index of a material medium। ओके, तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की, इनका स्क्रीनशॉट निकालो और अच्छे से लर्न करते चलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों को लर्निंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये बेटर रहेगा कि आप इसको नोट डाउन करके, मतलब लिखते लिखते प्रैक्टिस करो। लिखते लिखते लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और दिमाग में फिट भी होता है। मैंने बहुत बार बोला कि जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है, आंखें काम करती, साथ में बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं, तो उससे ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा और उसके अंदर सारी बातें बहुत अच्छे से फिट होती है ना। तो बेटर रहेगा कि कोई भी चीज़ को है ना लिखते लिखते पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखते हैं बच्चों अभी हाइजेंस की थ्योरी। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हाइजेंस सर ने कहा था 1978 में, ये थ्योरी उन्होंने बताई थी। कब बताई थी? 1978 में। 1975 में न्यूटन सर ने थ्योरी बताई थी और 1978 में हाइजेंस सर ने ये थ्योरी डेवलप की थी। उन्होंने कहा था कि लाइट क्या है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है एंड जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने क्या बताया था इसके बारे में, याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती है, जैसे कि मान लो लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। तो ये सब कुछ मैंने बताया है आपको, मैंने एक्शन भी करके दिया था, डांस भी किया था लास्ट लेक्चर में। देखो मैंने डांस भी करके बताया, डांस करके बताया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेव ऐसे। मान लो मैं वेव हूँ, मैं चली जा रही हूँ, मतलब मैं यहाँ से प्रोपोगेट करे। हंसो मत बच्चों मैम कैसे डांस करिए, आप लोग हंस रहे हैं ना, हंसो मत। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे डांस करके बता रही हूँ, आपको हंसने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, बिल्कुल भी हंसो मत। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कार्टून के जैसे नहीं ना दिख रहा, कैमरे में चेक करने दो मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी और वेव खुद ऐसे चलेगी, है ना। तो इसका मतलब ये वेव जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रही है और दोनों साथ में चल रहे हैं, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यही वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ कहाँ से रही है,
तो सोर्सेस ऑफ लाइट आपको पता है, उन सोर्सेस ऑफ लाइट से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रही है। तो वो सोर्सेस ऑफ लाइट कौन से है, कौन से है? देखो बच्चों, दो टाइप के सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं बच्चों। एक होता है प्राइमरी सोर्स एंड दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स कौन सा है? सबको पता है, जो खुद का लाइट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये प्राइमरी सोर्स हो गया ना, सन। सबसे बड़ा लाइट का सोर्स तो हमारा यही है, नेचुरल सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, जो किसकी वजह से लाइट बना रहा है बच्चों? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से ये लाइट बना रहा है ना। उसके बाद हमारे घर में जो ट्यूबलाइट्स होते हैं, वो ट्यूबलाइट्स भी तो एक खुद का लाइट बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी कौन से हो गए? दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट। उसके बाद ये क्या है बच्चों? दिवाली में जो हम पटाखे जलाते हैं, है ना, वो भी क्या है? ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके ये क्या कर रहे हैं? एक लाइट बना रहे हैं। ये भी तो क्या है फिर? प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट है। तो ये सारे क्या है? ये सभी प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट है, जिनका यूज़ करके हम लाइट बना रहे हैं, है ना। जो खुद का लाइट डेवलप करे, खुद का लाइट रेडिएट करे, खुद का लाइट प्रोपोगेट कर रही है, खुद के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्सेस। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हो, चाहे वो टेम्परेचर का यूज़ करके हो, या फिर किसी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके लाइट बना रहे हो, तो इनको सबको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद आता है, तो इसी के ऊपर आपको शायद से शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट। आप सबको पता है प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट आर सोर्सेज दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन ड्यू टू, खुद का लाइट डेवलप करते हैं किसकी वजह से? देयर हाई टेम्परेचर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल सन है, स्टार्स है, ऑब्जेक्ट हीटेड टू हाई टेम्परेचर, फ्लेम ऑफ एनी काइंड, ये सभी क्या है? प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट है। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ करंट बीइंग पास थ्रू देम, एग्जाम्पल है ट्यूबलाइट्स, टीवी एट्सेट्रा। मतलब जैसे कि ट्यूबलाइट में से करंट पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सारे क्या है? प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट। देन केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फायर क्रैकर्स होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशंस होते हैं, तो ये सारे क्या है? केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने का काम करें, एंड लाइट ओरिजिनेट इन दिस सोर्सेस आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना। इन सब की वजह से हमें जो लाइट मिल रहा है वो कौन सा है? प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट है। तो ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट अगर आपको पूछा जाए तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालते चलो जब मैं बताती हूँ आपको। तो आज का भी लेक्चर बच्चों सभी है ना, आज थियोरी लेक्चर ही होने वाला है। उसके बाद देखो, ये सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है। मून, कितना मस्त इमेज है ना, ये देखने के बाद शांत लगता है बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा मुझे ये इमेज। तो यहाँ पे क्या है? मून क्या करता है? मून क्या खुद का लाइट जनरेट कर रहा है बच्चों? बिल्कुल नहीं। मून क्या करता है? मून खुद का लाइट जनरेट नहीं करता, उसके ऊपर सन का लाइट गिरता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आता है। इसके वजह से हमें लाइट दिखता है मून के ऊपर। इसका मतलब वो ओन सोर्स नहीं है, वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, वो कौन सा है? सेकेंडरी सोर्स है। और बहुत सारे प्लैनेट्स जो है, या फिर हमारे घर के कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट खुद का रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका ये बोर्ड जो है, बोर्ड खुद का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो स्क्रीन है, मतलब ये प्राइमरी सोर्स हो गया, लेकिन मेरे ऊपर लाइट गिर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब ये सेकेंडरी सोर्स हो गई। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो खुद का लाइट जनरेट नहीं कर रहे, उनके ऊपर लाइट गिर रहा है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रहा है। इसका मतलब क्या कि ये सारे क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। आया समझ में? तो ये सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि मून हो गया और बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो इसकी वजह से हमें शॉर्ट नोट अगर पूछा जाए तो ये 2-3 पॉइंट्स आप उसके अंदर लिख सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस आर दो सोर्सेस विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, जो खुद का लाइट यहाँ प्रोड्यूस नहीं करते, बट रिसीव लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स एंड आइदर रिफ्लेक्ट और स्कैटर इट अराउंड। वो उसके ऊपर गिरा हुआ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं सराउंडिंग में, और हमारी आंखों में जाता है, उसकी वजह से हमें वो लाइट वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। इसका मतलब वो एक सेकेंडरी सोर्स हो गया। दिस इज़ नॉट द प्राइमरी सोर्स।
फॉर एग्जाम्पल है मून, प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। इन अ डेली लाइफ मेजॉरिटी सोर्सेस आर सेकेंडरी सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेस हमारे सराउंडिंग में जितने भी है सब सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। ट्यूबलाइट घर में एक है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमें उसकी वजह से दिखाई दे रही है सारे सेकेंडरी सोर्सेस है ना। एंड मोस्ट सेकेंडरी सोर्सेस आर एक्सटेंडेड सोर्सेस। ये बहुत सारे सोर्सेस क्या होते हैं, एक्सटेंडेड। खुद का लाइट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंडरी सोर्स। उसके बाद चलते हैं बच्चों, फेज ऑफ वेव क्या होता है। देखो, फेज ऑफ वेव जानने के लिए हम थोड़ा वेव के बारे में जान लेते हैं। आपको पता होगा, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लो सोर्स यहाँ पे रखा है, यहाँ से वेव स्टार्ट करेगी, यहाँ से वो क्रेस्ट बनाएगी, फिर ट्रफ बनाएगी, फिर वापस क्रेस्ट बनाएगी, फिर ट्रफ बनाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है, ऐसे हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसका एंगल कितना है बच्चों, दिस इज 0। मतलब जब टाइम 0 है, टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो एंगल यहाँ मान लो फाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0। एंगल को हम फाई मान के चलते हैं। जब यहाँ टाइम कुछ तो भी हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल कितना बन गया, π/2, और यहाँ पे कितना बन गया, पाई। यहाँ पे कितना बन गया, 3π/2, और यहाँ पे कितना हुआ, 2π। ऐसे एंगल चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो टाइम 0 है तो एंगल 0 है, और ये π/2 है, टाइम कुछ तो भी चेंज हुआ तो एंगल कितना बन गया, π/2। ऐसे वेव क्या करे, खुद का एंगल चेंज करते 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 वो जा रही है, प्रोपोगेट कर रही है उस मीडियम के अंदर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज। तो अगर मैं बोलूँ पाई, तो तुरंत आपके माइंड में क्या आएगा कि आपका जो पार्टिकल है, जो वाइब्रेशन हो रहा है वेव का, वो कहाँ पे है, एक क्रेस्ट कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पे है। अगर मैं बोलूँ 2π, तो आपको पता चलेगा कि इसने एक क्रेस्ट भी कंप्लीट किया और एक ट्रफ भी कंप्लीट किया, वो अभी यहाँ पे है। इसका मतलब जब मैं आपको एंगल बताती हूँ तो आपके माइंड में तुरंत आता है कि वेव कहाँ पे है। मतलब वो चीज़ जो हमें क्या बताती है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव बताती है। वो स्टेट कहाँ पे है, वेव कहाँ पे है, ये चीज़ जो बताती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फेज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें दो कंसेप्ट होती है, एक होती है इन फेज और दूसरी होती है आउट ऑफ फेज। ये सब हमने ऑसिलेशन में भी पढ़ा है। और दूसरा क्या होता है, आउट ऑफ फेज। ये दो चीज़ें होती है इसके अंदर। तो इन फेज का मतलब क्या होता है कि वेव, जब मान लो एक पार्टिकल यहाँ से दो वेव ट्रैवल कर रही है, ये वेव यहाँ से ट्रैवल कर रही है और ये वेव भी यहीं से ट्रैवल कर रही है, तो ये दोनों वेव इन फेज है। दोनों का 0 0 चल रहा है, इन दोनों का π/2 चल रहा है, दोनों का पाई चल रहा है, दोनों का 3π/2, दोनों का 2π चल रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों साथ में चल रही है। एक वेव ऐसी चल रही है, दूसरी वेव भी ऐसी ही चल रही है। एक मिनट, एक वेव ऐसी चल रही है, दूसरी वेव भी यहीं से चल रही है, यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसका अगर क्रेस्ट चल रहा है तो इसका भी क्रेस्ट चल रहा है, इसका ट्रफ चल रहा है तो इसका भी ट्रफ चल रहा है, दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ऐसे चल रहा है ना। तो यहाँ पे इनको कहा जाता है इन फेज। ये वेव कौन सी है यहाँ पे, इन फेज। उसके बाद आता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या, ये वेव अगर ऐसी चल रही है तो दूसरी वेव जो है, इसका जब क्रेस्ट चलेगा तो इसका ट्रफ चलेगा, इसका जब ट्रफ चलेगा तो इसका क्रेस्ट चलेगा। आउट ऑफ फेज मतलब इसका 0 एंगल है तो इसका कौन सा एंगल चल रहा है, पाई। दोनों का एंगल अलग अलग है, नेसेसरी नहीं पाई ही रहेगा, एक का 0 दूसरी का π/2 भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों का एंगल जो है वो अलग अलग है। तो जब दोनों का एंगल अलग अलग होता है, दोनों की स्टेट अलग अलग होती है, तो उनको हम बोलते हैं दीज वेव्स आर आउट ऑफ फेज। तो बच्चों, जो चीज़ हमें क्या बताती है, वेव का स्टेट ऑफ मोशन बताती है, पार्टिकल एट दैट पॉइंट कहाँ पे है, ये चीज़ कौन सी बताती है हमें, फेज। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, द फेज ऑफ द वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड बाय द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। स्टेट ऑफ मोशन कहाँ पे है वो, एट दैट पॉइंट, एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से वो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है वो बताने का काम ये पॉइंट करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी बहुत बार आपको पूछी जा सकती है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। मैं कैमरा एक बार चेक कर लूँ, आइदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सारे पॉइंट्स है ना बहुत अच्छे से नोट डाउन करने हैं बच्चों। देखो अब हम लोग देखते हैं वेव फ्रंट।
देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो पानी इनिशियली बहुत ही रेस्ट पोजीशन पे था, सारे पार्टिकल्स सेम पोजीशन पे, ऐसे रेस्ट पोजीशन पे, मतलब एक इक्वी सरफेस हमें दिखाई दे रहा था, है ना। फिर मैंने क्या किया, एक पत्थर उठाया, वो पत्थर मैंने सेंटर में डाल दिया। सेंटर में डालने के बाद क्या होगा, यहाँ से कुछ वेव्स, मतलब कुछ सर्कल्स ऐसे बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे। अब मान लो ये सर्कल जो है वो अगर सेम लेवल पे होते तो हमें दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या है पता है, यहाँ का सर्कल जो है, यहाँ का पार्टिकल जो है वो एक क्या बना रहा है, क्रेस्ट। फिर यहाँ का पार्टिकल ट्रफ बना रहा है, यहाँ का पार्टिकल क्रेस्ट बना रहा है, यहाँ का पार्टिकल ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ऐसे पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। और एक बात, यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स है बच्चों, देखो यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स का एंगल सेम है। मतलब यहाँ के सारे पार्टिकल्स का एंगल 0 है, यहाँ के सारे पार्टिकल्स का एंगल π/2 है, यहाँ के सारे पार्टिकल्स का एंगल 3π/2 है। मतलब देखो ये वेव है, ये वेव के यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स का मैं एक सर्कल बना दूं तो सारे पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में, मान लो यहाँ से ट्रैवल किया तो ये सारे पार्टिकल्स का सभी डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस रहेगा। मतलब सारे पार्टिकल का सभी डायरेक्शन में क्रेस्ट ही चलता रहेगा, कुछ ऐसे क्रेस्ट ही चलता रहेगा। सबका एंगल पाई 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 पाई, मतलब यहाँ के जितने भी पॉइंट्स है इन सभी पॉइंट्स का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबका एंगल फेज जो है वो सेम रहेगा। तो इन सबका मैं लोकस बना दूं, लोकस मतलब एक ग्रुप बना दूं, और वो ग्रुप का मैं एक ऐसा जॉइंट लोकस बना दूं, तो उस लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। मतलब क्या, locus of all the points which are in the same state of vibration or in same phase, then that locus is nothing but the wave front. तो wave front का मतलब क्या होता है कि wave front के जितने भी पॉइंट्स है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, उन सब का एंगल सेम है, उन सब की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। एक का क्रेस्ट चल रहा है तो दूसरे का भी क्रेस्ट चल रहा है, एक का ट्रफ चल रहा है तो दूसरे का भी ट्रफ चल रहा है। ऐसे सारे पॉइंट्स वहां के जितनी भी है उन सब का क्या चल रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट क्रेस्ट। मतलब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में जो पॉइंट्स होते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो देखते हैं, पहले लिखो डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन क्या है वेव फ्रंट की, डेफिनेशन, द लोकस ऑफ all the points, locus of all the points which are in same state of vibration, in same state of vibration, locus of all the points which are in the same state of vibration is called wave front. इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, सबसे पहला टाइप है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये अलग अलग जो है, अलग अलग इससे बनते हैं। सबसे पहला टाइप होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब अलग अलग सोर्स से अलग अलग वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसके बाद है सेकेंड प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। उसके बाद आता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अलग अलग वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक मिनट, अभी 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला टाइप्स तो यहाँ पे मैंने दे दिए, वही सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किससे बनता है, एक पॉइंट सोर्स से बनता है। जैसे कि एक बल्ब है, मान लो एक बल्ब एक पॉइंट सोर्स ही हो गया ना बच्चों, उसको पॉइंट सोर्स मान के चलते हैं। जैसे कि कैंडल, देखो कैंडल से निकलने वाली ये देखो, ये एक वेव हमने ली, तो इस वेव का जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे, ये वेव के जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे, उसका अगर मैं सेम फेस का एक स्फीयर बना दूं ऐसे, तो यहाँ के सारे पार्टिकल्स का
जो स्टेट रहेगा वो सेम रहेगा, यहाँ के सारे पार्टिकल्स का जो स्टेट रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कैंडल जो है, ये कैंडल से बनने वाली जो वेव फ्रंट्स होती है उनको कहा जाता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, मतलब स्पीयर बनता है, इससे स्पीयर ही बनेगा। तो यहाँ पे स्पेरिकल वेव फ्रंट की डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, द वेव फ्रंट विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एंड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा, मतलब यहाँ पे मैं अगर बहुत दूर खड़ी हूँ तो वहां से दिखने वाला जो फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस से मुझे ये स्फीयर नहीं दिखेगा, ये आने वाले रेज दिखेंगे मुझे, है ना, स्ट्रेट पाथ में। जैसे कि सन से आने वाले जो रेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वो मुझे स्ट्रेट पाथ में दिखते, वो स्फीयर के पाथ में नहीं दिखते। अगर मैं फाइनाइट डिस्टेंस पे हूँ, कैंडल यहाँ पे रखी है और मैं यहाँ पे ही खड़ी हूँ, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे खड़ी हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, ये एक स्फीयर है ना। ये सारे जो प्रोड्यूस हो रहा है लाइट, उसके सराउंडिंग में दिखता भी हमें स्फीयर दिखता है ना। इसका मतलब क्या, स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होती है, द वेव फ्रंट विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एंड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। द वेव फ्रंट which is originating from the point source and at a finite distance called as spherical wavefront. Spherical wavefront. Okay. For example, light originating from the candle. Light originate from candle. तो इससे हमें क्या मिलती है, एक प्लेन स्पेरिकल वेवफ्रंट मिलती है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेन वेवफ्रंट किससे ओरिजिनेट करती है। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा कौन सा है अभी, प्लेन वेवफ्रंट। अब देखो यहाँ से मान लो मैंने कोई एक सोर्स है जो इनफाइनाइट, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाले रेज हमें ऐसे पैरेलल दिखते हैं, है ना, लाइक दिस। तो मान लो ये रेज है इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो एक प्लेन, एक फेज के पॉइंट्स का मैंने एक ऐसे प्लेन ड्रॉ किया, तो वो हमें क्या दिखेगा, एक प्लेन वेवफ्रंट दिखेगा। एक पॉइंट का एक छोटा सा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन मैंने कंसीडर किया, सो इट लाइक एज अ प्लेन, तो वो उससे बनने वाला जो वेवफ्रंट रहेगा वो एक प्लेन वेवफ्रंट। मतलब जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाले रेज स्पेरिकल ही है, पॉइंट सोर्स ही है, लेकिन वो पॉइंट सोर्स हमने बहुत दूर रखा है और दूर से आने वाले रेज हमें कैसे दिखेंगे, लाइक अ प्लेन। तो प्लेन सरफेस अगर मैं बनाऊंगी तो वो जो है उससे बनने वाला वेवफ्रंट कौन सा रहेगा, प्लेन वेवफ्रंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इसमें, कंसीडर अ पॉइंट सोर्स मत लिखो अभी, कंसीडर सोर्स ही लिखो। कंसीडर अ सोर्स which is at infinite distance, which is at infinite distance, and if we consider a small portion of light rays, then it is just like a plane surface, okay, surface. Such a wavefront is called
a plane wave front, plane wave front. Understand everyone? Okay, so इसको कहा जाता है प्लेन वेव फ्रंट. ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है. तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब क्या, मान लो आपने ट्यूबलाइट लिया, ये ट्यूबलाइट है ऐसे मान लो. ठीक है, इस ट्यूबलाइट से निकलने वाली सारी जो वेव्स है वो स्ट्रेट पाथ में चलेगी. तो ये रेज इस पाथ में चलेगा, ये रे इस पाथ में चलेगा, ये सारे रेज पैरेलल चलेंगे एक दूसरे को. ये सारी वेव्स जो है ये पैरेलल चलेगी एक दूसरे को. अगर इनसे बनने वाला ये पोर्शन मैंने कंसिडर किया, ये सारा पोर्शन मैंने कंसिडर किया इससे बनने वाला, तो ये जो पोर्शन है ये एक सिलेंडर के जैसे हमें दिखेगा, है ना. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. तो इसमें आप लोग लिखोगे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब क्या, a wave front produced by a linear source of light, which is at a finite distance, called as cylindrical wave front. उसको कहा जाता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. ठीक है, उसके बाद चलते हैं बच्चों हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है. देखो अभी हाइजेंस सर ने क्या कहा था, एक प्रिंसिपल दिया था उन्होंने कहा कि मान लो एक पॉइंट सोर्स मैंने यहाँ पे लिया, इस पॉइंट सोर्स से कुछ रेज ऐसे जा रहे हैं. ठीक है, और ये सारे रेज का मैंने एक वेव फ्रंट बनाया, स्पेरिकल वेव फ्रंट. तो उन्होंने कहा था कि स्पेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं. मतलब इस वेव फ्रंट के ऊपर सारे पॉइंट्स जिनका लोकस हमने लिया है, ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे, खुद की वेव्स यहाँ इमिट कर रहे हैं, सारे डायरेक्शन में खुद की वेव्स इमिट कर रहे हैं. ये वेव भी उसकी खुद की वेव बना के इमिट कराए, ये वेव्स खुद की वेव बना के इमिट कराए. तो ऐसे सारे पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स किसका काम कर रहे हैं, एक सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे हैं. और ये सेकेंडरी सोर्स का अगर मैं ऐसा एनवलप बना दूं, एक हेमिस्फीयर बना दूं, तो वो हेमिस्फीयर का एक नया वेव फ्रंट बनेगा. ऐसे सारे पॉइंट्स का देखो यहाँ पे ये मैंने मान लो यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे 3 रेज मैंने कंसीडर किए, ऐसे बहुत सारे रेज है लेकिन उसमें से मैंने 3 रेज कंसीडर किए. तो ये सारे रेज का मैं क्या करूँगी, एक वेव फ्रंट फॉर्म करूँगी. ये वेव फ्रंट का और एक नया वेव फ्रंट बनेगा, इसका एक वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ का पॉइंट उसका खुद का वेव फ्रंट बना रहा है, यहाँ का पॉइंट उसका खुद का वेव फ्रंट बना रहा है, यहाँ का पॉइंट ऐसे वेव फ्रंट बना रहा है. सभी पॉइंट्स क्या करें, खुद का वेव फ्रंट बना रहा है. ठीक है, ये ऐसे खुद का वेव फ्रंट बना रहे. और ये खुद का वेव फ्रंट जो उन्होंने बनाया है, इसका अगर मैं एक नया ऐसा एनवलप बना दूं, एनवलप ऑफ ऑल दिस हेमिस्फीयर्स, ऑल दिस वेवलेट्स, इसको वेवलेट्स कहा था उन्होंने, इसका नाम उन्होंने वेवलेट दिया था. तो ये सारे वेवलेट्स को मैं एनवलप बना के एक नया हेमिस्फीयर बना दूं, तो ये इससे और एक नया वेव फ्रंट बनेगा. तो वो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट रहेगा. ये जो है यहाँ पे ये है हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये जो है ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट. एट एनी इंस्टेंट का मैं एक वेव फ्रंट ले लूँ तो उससे एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, ऐसा हाइजेंस सर ने कहा था. और उसी को उन्होंने हाइजेंस प्रिंसिपल ये नाम दिया है. इसी का यूज़ करके आगे हम लोग एक स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड इस प्लेन वेव फ्रंट स्टडी करने वाले हैं. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था. स्टेटमेंट क्या था कि इससे बैकवर्ड पास होने वाली जो वेव्स है, मतलब फॉरवर्ड वाली वेव्स ही यहाँ काउंट होगी, बैकवर्ड पास होने वाली जो वेव्स है वो इनइफेक्टिव है, ऐसे उन्होंने कहा था. बट ये गलत है, क्योंकि बैक पोजीशन में आने वाली वेव्स को भी तो इंटेंसिटी होती है ना, हमने देखा है. ऐसे थोड़ी ना इस साइड में अगर लाइट आ रहा है तो वो भी इंटेंसिव लाइट रहेगा, वो भी इफेक्टिव रहेगा. इसका मतलब इस डायरेक्शन का लाइट भी इफेक्टिव होता है. सिर्फ फॉरवर्ड जाने वाली लाइट इफेक्टिव नहीं होती, बैकवर्ड जाने वाली लाइट भी इफेक्टिव होती है. ये उनका ड्रॉबैक बना, उस थ्योरी का ये ड्रॉबैक था. तो पहले प्रिंसिपल देख लेते. प्रिंसिपल देखो क्या था, each point on a wave front act as a secondary source of light emitting secondary light waves.
जितने भी पॉइंट्स होते हैं वेव फ्रंट के ऊपर वो एक सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, विच एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट अ सेकेंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड एज वेवलेट्स। मैंने बताया ना आपको, इसको क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेट्स। ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट अ सेकेंडरी वेव्स कॉल्ड एज वेवलेट्स। उसको हमने क्या कहा, वेवलेट्स कहा। यहाँ तक इन ऑल डिरेक्शन, सारे डिरेक्शन से वो क्या करेगी, सेकेंडरी वेव ट्रैवल करेंगी, जो कि कौन से स्पीड से चलने वाली, दैट आर ऑल्सो ट्रैवल विद द सेम स्पीड, लाइट का स्पीड। लाइट का स्पीड कितना होता है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने कहा कि इसी स्पीड से ये वेव ट्रैवल करेगी ऑल डायरेक्शन से, लेकिन फॉरवर्ड जाने वाली वेव्स इफेक्टिव रहेगी, बैकवर्ड जाने वाली वेव्स इनइफेक्टिव रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सेकेंड पॉइंट, ऑल डायरेक्शन विच ट्रैवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम and the new wavefront can be obtained by taking the envelope of all these secondary wavelets traveling in the forward direction। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स है, इन सब का एक एनवलप हम लोग बनाएंगे और न्यू एनवलप यहाँ पे हम लोग फॉर्म करेंगे, न्यू एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली जो वेव्स है वो इनइफेक्टिव है, फॉरवर्ड जाने वाली ही वेव्स इफेक्टिव है, बट ऐसा नहीं है बच्चों, बैकवर्ड वाली भी वेव इफेक्टिव ही होती है, ये उनका ड्रॉबैक बना था। समझ में आया? तो क्या है, ईच पॉइंट ऑन अ सेकेंडरी वेव एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। जितने भी पॉइंट्स है ये सभी सेकेंडरी सोर्स का काम करे। बड़ा है बहुत, बच्चे बोलते हैं मैम ये प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, लर्न नहीं होता जल्दी। देखो पॉइंट वाइज याद रखो, जितने भी पॉइंट से सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे, सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे मतलब सेकेंडरी लाइट इमिट कर रहे, उसका हम एक वेवलेट बनाएंगे, उसको हम वेवलेट कहेंगे। वो कौन से, इट ट्रैवल्स इन ऑल द डायरेक्शंस, कितने स्पीड से, विद द स्पीड ऑफ लाइट, और उनका जो वेव एनवलप बनेगा वो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली वेव्स जो है वो इफेक्टिव रहेगी, बैकवर्ड वाली इनइफेक्टिव रहेगी। ये सारी बातें उसके अंदर आनी चाहिए। Each point on a wavefront act as a secondary source of light which emitting the secondary light waves in all directions. Okay, ये पहला पॉइंट रहेगा आपका। Then which travels with the speed of light, उतने ही in all directions with the speed of light वो ट्रैवल करेगी। सेकेंड पॉइंट आना चाहिए। एंड द न्यू वेव फ्रंट, ये जो नई वेव फ्रंट्स बनी है उनको हमने क्या नाम दिया, obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction and thus the envelope of secondary wavelets in forward direction and the wavelet traveling in the backward direction are ineffective, ऐसे उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड हाइजेंस प्रिंसिपल है और इसी हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग एक दो पॉइंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट का एंड दूसरा प्लेन वेव फ्रंट का। एक्सप्लेनेशन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, उसका इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको लर्न करना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। तो चलते हैं हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। देखो बच्चों, यहाँ पे हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट में हमें ये डायग्राम बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या किया, एक सोर्स लिया है। हाँ, मैंने क्या बताया था आपको कि स्पेरिकल वेव फ्रंट हमें किससे मिलता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है वो एक पॉइंट सोर्स से मिलता है जो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। स्पेरिकल वेव फ्रंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स विच इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, इससे हमें मिलता है एक स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट लिया है। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करती हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे क्या करो, ये पॉइंट्स दिखाओ ऐसे, ठीक है, इसको मैं नाम देती हूँ, इसको मैं P नाम देती हूँ, इसको मैं Q नाम देती हूँ, इसको मैं R नाम देती हूँ। ठीक है, P Q R ये पॉइंट्स किसके हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट के। इसका जो ये वेव फ्रंट है विच इज एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, और ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट है, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 we have to consider all the waves which is at this distance is supposed to be ct। तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, और ये प्राइमरी वेव फ्रंट के ये सारे पॉइंट्स P Q एंड R ये क्या करने वाले हैं, ये अभी सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे। ये सेकेंडरी सोर्स बनाएंगे मतलब इससे निकलने वाली ये सारी वेव्स जो है इसका हम नया वेव फ्रंट फॉर्म करेंगे। एनवलप ऑफ ऑल दीज हेमिस्फीयर्स,
ये सारे हेमिस्फीयर्स का जो एनवलप रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सब का जो एनवलप बनेगा इससे क्या बनेगा, इससे हमें क्या मिलेगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। देखो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है और इससे बना एनवलप ऑफ ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो बने हैं बच्चों, ये कितने हैं, इनका रेडियस कितना रहेगा, ct जितना। ct मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा c इंटू टी। तो ये ct जितनी रेडियस, इनकी रेडियस कितनी है ct जितनी, टाइम कितना है t और रेडियस कितनी है t, एट एनी इंस्टेंट t it will travel up to ct distance which is the radius of that secondary wavelets। ये सारी बातें उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो इसी को मैं चलो बताती हूँ आपको अच्छे से। ये डायरेक्शन रहेगा, मान लो इसको मैं नाम अब, और ये जो नया पॉइंट हमने लिया है इसको मैं नाम देती हूँ, इसको भी नाम दे देते हैं। इसको कहेंगे P1, इसको कहेंगे P2, इसको हम Q2 कहते हैं, है ना, Q2, और इसको हम कहते हैं R2। ठीक है, नहीं P1 Q1 R1 ऐसे नाम दो। ठीक है, और ये हमारा डायरेक्शन है, इस लाइट का डायरेक्शन O, इस सोर्स को हम S बोलते हैं, SPN1 SQN2 एंड SRN3। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट विच इज ट्रैवल विच इज प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन SPN1 SQN2 SRN3। तो इसको मैं अच्छे से आपको लिख के देती हूँ। चलो लिखते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ये सवाल आपको। सबसे पहले 1 मिनट ना बच्चों, 1 मिनट मुझे चेक करने दो पहले क्या मेरा। तो बच्चों इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। एक्चुअली जो प्लेन वेव फ्रंट है उसके ऊपर जुलाई 17 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो कैसे लिखना है देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अ स्पेरिकल वेव फ्रंट, spherical wavefront is formed or produced from the point source which is at a finite distance, spherical wavefront is produced from the point source which is at a finite distance। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ S क्या है, ये सब एक्सप्लेन करना है आपको एज इट इज। S be the source of light and PQR be the spherical wavefront or primary wavefront। Let S be the source of light, okay, which propagate light in all direction, सपोज ये डायरेक्शन दे दो SPN1, सपोज SPN1 SQN2 and SRN3 be the direction of propagation of light, बच्चों 2 के स्पीड से भगा दो मैम को, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, okay। Then PQR is what? PQR be the wavefront, spherical wavefront. Let PQR be the spherical wavefront, इसको हम कहेंगे spherical wavefront produced at time t is equal to 0, wavefront produced at a time t
इज इक्वल टू 0. ओके, थर्ड फोर्थ पॉइंट. अब हाइजेंस प्रिंसिपल लिखो. अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ऑल द पॉइंट्स, दैट मीन्स पी क्यू आर, all the points which are on the primary wavefront act as a secondary source of light and propagate the light in all directions, है ना. वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा. according to Huygens principle, all points on the wavefront act as a secondary source of light, which propagate light in all direction, ठीक है. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, न्यू वेव फ्रंट लेने वाले. लेट न्यू वेव फ्रंट फॉर्म्ड ड्यू टू the PQR, that means all the points which are on that wave front, वो जो new wave front form होगा, that new wave front is having radius CT at any instant t. okay, new wave front formed which has P, Q and R are the radius, उनकी रेडियस are the centers. PQR ये क्या है, इसमें बस मैंने PQR इतने पॉइंट्स लिए, और भी सारे बहुत सारे, बट उसमें से हमने PQR लिए हैं. ठीक है, PQR are the centers and CT be the radius. ठीक है, इतना लिखा. और क्या लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं. इन दिस वे ये सारे जो है क्या बने, CT, ऑल दीज हेमिस्फीयर्स आर नथिंग बट द सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड इफ tangential surface is drawn on all these hemispheres, this is nothing but the secondary wave front. okay, उसमें लिखेंगे हम लोग. सिक्स पॉइंट लिखो. all these hemispheres मतलब ये सब स्पीयर्स जो मैंने ड्रॉ किए वो आर द secondary wavelets. okay, and secondary wavelets and envelope, इनके ऊपर जो एनवलप हम ड्रॉ करेंगे उसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे. एंड एनवलप ड्रॉन tangentially, क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे बच्चों, tangentially of all these wavefronts, all these wavelets called as secondary wavefront. कहाँ से पास हो रहा है वो, P1 Q1 R1 में से. secondary wavefront which is passing through P1 Q1 and R1. ठीक
ठीक है बच्चों, ये जो मैंने लिख के दिया है ना, ये सेम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और सेम जो है आपको किसके लिए लिखना है, अभी प्लेन वेव फ्रंट के लिए लिखना है। बस इसका पहला पॉइंट चेंज होगा, ये प्लेन वेव फ्रंट है, सेम यहाँ से आने वाली ये सारे रेज जो है वो इसको पैरेलल रेज है, सेम एज इट इज पॉइंट। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपको एग्जाम में, एज इट इज लिखना है, बस प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे आना चाहिए। सेकेंडरी सोर्स लाइट, ये सारे इसके ऊपर के सारे पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, सेकेंडरी वेव्स फॉर्म करते हैं, लाइट ट्रैवल करते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। बस पहला पॉइंट क्या रहेगा इसका, प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सोर्स विच इज एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस, बस इतना ये चेंज होगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड, पहला पॉइंट, प्लेन वेव फ्रंट is produced when point source is at a infinite distance, infinite distance पे पॉइंट सोर्स होगा तो ही ये वेव फ्रंट फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ बाकी सेम रहेगा बच्चों। सेकेंडरी सोर्स का मतलब सेकेंड पॉइंट से आप सभी पॉइंट सेम लिखो, बस ये इतना चेंज आपको करना है पहले पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये हमें जुलाई 17 में पूछा गया सवाल है, 3 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। ठीक है, जल्दी से पहले आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये जो पॉइंट्स मैंने लिख के दिए थे इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड उसको आप लोग अच्छे से लिखोगे। और एक पॉइंट इसके अंदर ऐड करो बच्चों, देखो मैं बताती हूँ क्या, कि ये दोनों देखो PQR ओल्ड वेव फ्रंट मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट PQR एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट P1 Q1 R1, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ये भी पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, वो भी ऐड कर दो। प्राइमरी वेव फ्रंट PQR is parallel to secondary wave front P1 Q1 R1, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होती है। सेकेंडरी के लिए आप ऐसे ही लिखोगे ना बच्चों, पहले क्या लिखेंगे, अब प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स विच इज एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये पहला पॉइंट आएगा आपका। सेकेंड पॉइंट में बता देती हूँ, चलो, एस बी द सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोपोगेट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, ये तो सेम रहेगा। सपोज SP1 SQ1, वैसे आप लोग यहाँ पे डायग्राम्स में दिखा दो, इसको नाम दे दो SP1 SP2 ऐसे नाम दे दो, यहाँ पे आर द डायरेक्शंस ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया है, एक मिनट, हाँ, लेट PQR, वहां पे भी सेम नाम दे दो, PQR बी द स्पेरिकल की जगह पे यहाँ पे बस प्लेन वर्ड आएगा, प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ये तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज लिखना है। न्यू वेव फ्रंट फ्रॉम विच हैज अ PQR आर द सेंटर्स एंड CT, ये भी सेम रहेगा, CT बी द रेडियस। ठीक है, बाकी all these hemispheres are the secondary wavelets and envelope drawn tangentially of all these wavelets called as secondary wavefront, ये भी सेम रहेगा, which is passing through the P1 Q1 R1, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, ये भी दोनों पैरेलल ही होते हैं PQR सेकेंडरी वेवलेट। ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे सेम रहेंगे बच्चों, बस एक चेंज है, पहला पॉइंट चेंज है, बाकी सब कुछ वहाँ पे सेम है। और डायग्राम, पहले इसमें जो डायग्राम आपने बताया वो कैसा था, स्पेरिकल, और ये डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, डायग्राम भी कंपलसरी है बच्चों, डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ करना है। तो बच्चों ऐसे आज का जो हमारा टॉपिक था वो सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इनके जो प्रूफ्स है वो देखने वाले हैं, उसको भी मैं डिटेल में लिख के दूंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो और खुद लिखने का ट्राई करो, बस सुनो मत, आप भी खुद एक बार सुन लो, पॉज कर लो और खुद लिखने की कोशिश करो।
आपने अगर एक बार लिखने का प्रैक्टिस किया तो एग्ज़ाम में अपने आप याद आएगा कि सेकेंड पॉइंट मुझे क्या लिखना है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, बचपन से जिनका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आता सेंटेंस बनाने में। लेकिन जो मराठी मीडियम के, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ता है बच्चों। मैं खुद पढ़ी हूँ इसलिए मुझे पता है। राइटिंग में खुद ऐसे ही पढ़ती थी, राइटिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, मेरी भी होती है बच्चों, टेंशन मत लो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, होने दो, बस कोशिश करते रहो, है ना। आज का लेक्चर इसीलिए मैंने कोशिश से ही ट्राई किया था, है ना, कोशिश से ही स्टार्ट किया था। कोशिश करते रहनी चाहिए, मंजिल तो मिलनी ही मिलनी है, एक दिन मिलती है बच्चों। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, आप बस कोशिश करते रहो। तो चलते हैं मंजिल के रास्ते। नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी नेक्स्ट डे। अभी फ़िलहाल बस पढ़ाई करो, टेंशन मत लो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।